नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दुर्ग में पोते ने दादी की हत्या कर दी। दरअसल पोते ने धारदार हथियार से दादी की हत्या कर दी। दादी का खून मंदिर में जाकर चढ़ाया। दुर्ग जिले के ननकट्टी गांव में यह वारदात हुई। आरोपी पोते को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें, यह पूरा घटनाक्रम दुर्ग से सामने आया, जहां धारदार हथियार का इस्तेमाल कर दादी की हत्या कर दी गई और दादी का खून पोते ने ले जाकर मंदिर में चढ़ाया। आखिर ये किस तरह की सनक है और ये क्या है पूरा मामला, इस पर और विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि दुर्ग जिले के ननकट्टी गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी पोते को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल ये जो तस्वीर है मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिस मंदिर में दादी की हत्या कर उसका खून ले जाकर पोते ने मंदिर में चढ़ाया और एक अलग ही तरह का ये सनकीपना उस पोते ने दिखाया। जिले के ननकट्टी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अपनी दादी की हत्या कर दुर्ग में पोते ने दादी का खून ले जाकर मंदिर में चढ़ाया। धारदार हथियार से दादी की हत्या किए जाने का यह पूरा मामला। जिले के ननकट्टी गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी पोते को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आपको बता दें, दुर्ग से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर ये क्या किसी तरह की कोई तंत्र साधना थी, क्या कोई मन्नत मांगी हुई थी जो इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। बहरहाल इन सभी विषयों पर और विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आरोपी पोते को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। धारदार हथियार से दादी की हत्या किए जाने का ये पूरा मामला। पोते ने धारदार हथियार से दादी की हत्या कर उसका खून ले जाकर मंदिर में चढ़ाया। हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे मिथिलेश की आखिर ये किस तरह का सनकीपना है कि दादी की हत्या करके उसका खून ले जाकर मंदिर में चढ़ा दिया। देखिए आशीष, आपने जैसे पहले कहा कि अंधविश्वास से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। संभवतः ये वैसा ही कुछ मामला नजर आ रहा है। दुर्ग के ननकट्टी का ये पूरा मामला है, जहां पर पोते ने त्रिशूल मंदिर से निकाला और अपनी दादी के ऊपर वार कर दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उनका खून लिया और मंदिर में जल ले जाकर चढ़ा दिया। इतना ही नहीं, जब उनको ऐसा लगा कि खून की कमी पड़ गई तो स्वयं को भी घायल कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस रात में मौके पर पहुंची और पहले तो घायल को अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद में उससे पूछताछ की जा रही है। तो ये पूरा मामला जो कहीं न कहीं अंधविश्वास से जुड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि मंदिर में भी जाकर उस व्यक्ति ने जो है श्री शिवाय नामक चीजें लिखी हुई है। तो कहीं कहीं ये जो है कोई मन्नत से जुड़ा हुआ या कोई अंधविश्वास से जुड़ा हुआ मामला नजर आता है। तो फिलहाल अभी पूरे मामले में पुलिस हिरासत में लिए युवक को जांच की जा रही है और जांच के बाद में ये पता चल पाएगा कि आखिरकार ये इतनी बड़ी घटना को क्यों अंजाम दिया गया था। जी बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और आगर मालवा में किसानों ने एक शख्स को बुरी तरह से पीट दिया। पिटाई का वीडियो वायरल हो गया और चोरी के शक में किसानों ने युवक की पिटाई कर दी। आपको बता दें कि उस पर आरोप लगाया चोरी का और उसे जमकर पीटा। और किसानों ने एक शख्स को बुरी तरह से पीटा। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उसे पकड़कर बेल्ट से मारा गया और जिसे मौका मिला उसने ही अपना हाथ साफ किया। चोरी के शक में आगरमालवा से तस्वीरें सामने आई। और आखिर क्या हो जाता है इस तरह, जब भीड़ कहीं इकट्ठी हो और एक कोई शख्स हाथ में पकड़ में आए, तो जिन लोगों के हाथ में खुजली उठती है वही हाथ साफ करता है। आखिर कानून को हाथ में लेने का मौका क्यों नहीं छोड़ना चाहते लोग, ये भी एक गंभीर प्रश्न है जिसका उत्तर तलाशने की आवश्यकता है। आगरमालवा से तस्वीरें सामने आई। एक शख्स को पकड़कर बेल्ट से पीटा जा रहा है, घेरकर उसे, और आरोप है उस पर चोरी करने का। और चोरी करने के शक के चलते उसकी पिटाई की गई और एक दो नहीं बल्कि 2, 4, 10, 15 लोगों ने मिलकर बारी बारी से उसके साथ मारपीट की। और भोपाल में एक शख्स और एक लड़की ने बीच सड़क पर जमकर ड्रामा किया। युवक ने युवती के साथ जमकर मारपीट की और प्रेमी और प्रेमिका बताए जा रहे हैं दोनों। युवक युवती पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया और ज्योतिनगर इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर
प्रेमी प्रेमिका ये बताए जा रहे हैं। युवक ने युवती पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ जमकर मारपीट की। भोपाल से ये तस्वीर सामने आई है, जहां बीच सड़क पर काफी देर तक ये ड्रामेबाजी चलती रही और मारपीट होती रही। हालांकि कुछ लोग बीच बचाव करने के लिए वहां पर मौजूद जरूर थे। और कटनी में आतिशबाजी के साथ हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और आतिशबाजी के साथ हर्ष फायरिंग किए जाने का पूरा मामला सामने आया। गाड़ी के बोनट पर रखकर केक काटा और हर्ष फायरिंग की और आतिशबाजी के साथ हर्ष फायरिंग किए जाने का यह पूरा मामला। और आप देखिए ये जो 4 पहिया वाहन है उसमें सायरन लगे हुए हैं, हूटर्स लगे हुए हैं और वहां आतिशबाजी हो रही है। केक गाड़ी के बोनट पर रखा हुआ है और उस पर भौकाल लिखा हुआ है। तो ये भौकाल पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे और प्रशासन को ठेंगा दिखाने वाला ये भौकाल। कि अभी जो सोशल मीडिया पे जो हर्ष फायरिंग वाला जो वीडियो आया है उसे हमने संज्ञान में ले लिया है। हाल ही में अभी हमने इससे टूर में जो भ्रमण के दौरान जो उसमें अनाधिकृत रूप से बत्ती लगी हुई पाए गए थे, तो उसमें हमने वैधानिक कार्रवाई की थी यातायात नियमों के उल्लंघन करने के संबंध में। निश्चित ही हम इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे और मामले को संज्ञान में ले लिया है। और मुंगेली में बड़ी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। 300 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही 2550 किलो महुआ लहान भी जब्त किया गया। अवैध शराब को प्लास्टिक केन में छिपाकर रखा गया था और ये देखिए काफी संख्या में ये प्लास्टिक के डब्बे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इनमें शराब भरी हुई है। 300 लीटर ये नशे का जहर जो बनाया जा रहा था अवैध रूप से। 2550 किलो लाहन भी यहां से मिला जिसकी शराब तैयार की जाती है और बड़ी मात्रा में कच्ची और अवैध शराब की बरामदगी के बाद पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हालांकि मुंगेली से ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया इसके बाद लगातार जो इस तरह के अवैध शराब माफिया हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन लगातार इस तरह के अवैध शराब के अड्डों को न सिर्फ ध्वस्त कर रहा है बल्कि शराब जो वहां से पकड़ी जाती है उनको नष्ट कर और आरोपियों तक पहुंच बनाकर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास है। मस्त आते। और खबर ग्वालियर से, जहां रेलवे स्टेशन के बाहर आरपीएफ की 3 महिला कांस्टेबल के साथ सेना के जवान ने छेड़छाड़ कर दी। सेना के जवान ने पहले महिला कांस्टेबल को हाथ लगाया। जब महिला कांस्टेबल ने विरोध किया तो नशे में धुत सेना के जवान ने महिला कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ ने सेना के जवान के साथ मारपीट की और पिटाई के बाद नशे में धुत सेना के जवान ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। बहरहाल महिला कांस्टेबल की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है और इस पूरे मामले में कुछ तस्वीरें भी सामने आई, वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये ग्वालियर से पूरा घटनाक्रम सामने आया है जहां पर एक सेना के जवान ने महिला कांस्टेबल के थप्पड़ जड़ दिया था और ये पूरा घटनाक्रम ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर का बताया जा रहा। आरपीएफ की 3 महिला कांस्टेबल के साथ सेना के जवान ने छेड़छाड़ की और सेना के जवान ने पहले महिला कांस्टेबल को हाथ लगाया। जब महिला कांस्टेबल ने विरोध किया तो नशे में धुत सेना के जवान ने उसे थप्पड़ मार दिया। और बलरामपुर में कांग्रेस नेता के भाई को गोली मारने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल एक गोली हाथ में लगी और एक पेट में। बाइक सवार युवकों ने वारदात को अंजाम दिया और गंभीर हालत में अंबिकापुर रेफर करना पड़ा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ित का नाम वासुदेव यादव, देवसरा खुर्द के पास ये वारदात हुई। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
जहां बाइक सवार युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। देवसरा खुर्द का ये मामला, गंभीर हालत में घायल को अंबिकापुर रेफर करना पड़ा। गोली एक हाथ में तो दूसरी पेट में लगी। बाइक सवार युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। आखिर ये लोग कौन हैं और क्या इनका मकसद था गोली मारने के पीछे? क्या ये जान से मारने के इरादे से आए थे और क्या इस वजह का गोली मारने की क्या वजह रही, ये जानने का प्रयास फिलहाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसे गोली लगी वासुदेव यादव उसका नाम बताया जा रहा है। और बैतूल में छात्राओं के अपहरण की कोशिश के मामले में पुलिस ने आरोपी अंकित पवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने छात्राओं को लिफ्ट देकर छेड़छाड़ की थी और छेड़छाड़ के चलती बाइक से छात्राएं कूद गईं। और बता दें कि सोहागपुर गांव के पास यह वारदात हुई थी और पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए जो सीसीटीवी वीडियो है इसमें पीले घेरे में जो बाइक सवार नजर आ रहा है दरअसल ये आरोपी है और लाल घेरे में पीड़ित छात्राएं, जहां छात्राओं के अपहरण की कोशिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बैतूल से सामने आई ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी वीडियो में साफ नजर आया। और इस पूरे मामले में आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। आखिर इसका क्या मकसद था और क्या वजह थी, इस पूरे मामले में भी पूछताछ जारी है। पुलिस ने आरोपी अंकित पवार को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी ने छात्राओं को लिफ्ट देकर छेड़छाड़ की थी और छेड़छाड़ के चलते छात्राओं को जब कुछ नहीं समझ आया तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए बाइक से छलांग लगा दी। सुहागपुर गांव के पास की ये वारदात बताई जा रही है और इस तरह से लिफ्ट देकर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला, तो एक तरफ ये विषय है और दूसरी तरफ ये कि अनजान व्यक्ति से या रास्ता चलते किसी व्यक्ति से इस तरह लिफ्ट लेना कितना खतरनाक हो सकता है, ये खबर इस बात की तस्दीक करती हुई है। और गैंगस्टर अमन साहू, जिसकी पुलिस रिमांड पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने जज से अमन साहू की रिमांड नहीं मांगी। इधर गैंगस्टर अमन साहू झारखंड से विधानसभा चुनाव भी लड़ेगा। इसके वकील ने इस बात की जानकारी दी है। वकील हेमंत कुमार ने कहा कि हमने कोर्ट में जज के सामने अपनी बात रखी है। अमन बड़का गांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। चुनाव का नामांकन दाखिल करने के लिए उसे झारखंड ले जाना होगा। हालांकि अभी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। और गैंगस्टर अमन साहू के वकील बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाएंगे। अमन साहू को झारखंड ले जाकर नामांकन भरवाने के लिए अर्जी लगाएंगे और झारखंड के बड़का गांव से चुनाव लड़ सकता है अमन साहू। अमन साहू पर झारखंड में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और अमन साहू को 2 मामलों में सजा भी हो चुकी है। और क्या वो चुनाव लड़ने के योग्य है, क्योंकि आपराधिक मामलों में संलिप्त कुछ ऐसे मामले हैं, यदि तो किसी आरोपी पर उन धाराओं के तहत मामला है तो संभव है कि वो चुनाव न लड़ सके। अब हालांकि जब वकील ने चुनाव लड़ने की बात कही है तो नामांकन लिए जाने की भी बात सामने आ रही है। नामांकन फॉर्म लेकर उस फॉर्म को भरा जाएगा, इसके लिए झारखंड ले जाना होगा। अब देखना यह होगा कि उसे बचाने के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। आज एमपी में रीवा के हवाई अड्डे का शुभारंभ होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीवा के हवाई अड्डे का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी हवाई अड्डे का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इससे रीवा अंचल में पर्यटन को और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य क्षेत्र के लिए रीवा एयरपोर्ट गेम चेंजर साबित होगा। केंद्र की उड़ान योजना के तहत ये एयरपोर्ट बनाया गया है। रीवा एयरपोर्ट प्रदेश का 6ठा एयरपोर्ट होगा और इसके साथ ही इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी का एक और विकल्प खुल जाएगा और इस विकल्प के खुलने के साथ ही क्षेत्र की तरक्की में और तेजी आएगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
सरगुजा जिले के बहुप्रतीक्षित मांगों में एक अंबिकापुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद 1 नवंबर से आम लोगों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। अंबिकापुर से मिल रही जानकारी, आज 1 नवंबर से लोगों के लिए सेवा शुरू होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे आज वर्चुअली, और इस तरह रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, शुभारंभ होना है। ऐसे में अंबिकापुर से भी अब एयर कनेक्टिविटी को लाभ मिलेगा और इससे आवाजाही में लोगों को सुगमता मिलेगी। और यहां बताया जा रहा है कि 1 नवंबर से लोगों के लिए यह सुविधा खोल दी जाएगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को टिकट दिया गया। विजयपुर से रामनिवास रावत बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, जबकि बुधनी से रमाकांत भार्गव अपना दम दिखाएंगे। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से और काफी पहले ही इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया था कि विजयपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में रामनिवास रावत को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि यहां से वे पहले भी चुनाव जीत कर आ चुके हैं। केंद्रीय चुनाव समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने विधानसभा की टिकट दी है, और मैं दक्षिण विधानसभा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि 8 बार बृजमोहन जी विधायक के रूप में काम किए हैं, परिवार के एक सदस्य के रूप में काम किया है। जो विकास के आयाम गढ़े हैं उसको बृजमोहन जी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे। चुनाव समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुनील सोनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सुनील सोनी जी रायपुर के 2 बार मेयर रहे हैं, आरडीए के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, और इनके नेतृत्व में रायपुर शहर ने बहुत तेज गति से विकास किया है। तो अब कैंडिडेट्स का ऐलान तो हो ही गया है, और उसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी ने विस्तारपूर्वक इस बारे में जानकारी भी दी। और खासकर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाया है, जो 2 बार सांसद और मेयर भी रह चुके हैं। अब ऐसे में क्योंकि ये विधानसभा का उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुभवी कद्दावर नेता को यहां से उतारा है, क्योंकि यह सीट भारतीय जनता पार्टी की साख का विषय अब मानी जा रही है। क्योंकि यहां से बृजमोहन अग्रवाल जो लगातार जीतते आए, और ऐसे में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ही ये वक्तव्य रहा है कि चुनाव विधानसभा के हों, उपचुनाव हों, लोकसभा के हों, पंचायत के हों, निगम के हों, सभी चुनावों को वो पूरी गंभीरता से लेते हैं। और खबर भोपाल से, जहां दीपावली के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन दे दिया जाए। 28 अक्टूबर तक वेतन दिए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने दीपावली की शुभकामनाएं भी सभी कर्मचारियों को दी हैं, और ऐसे में दीपावली की खरीदारी ठीक समय से हो सके, इसके लिए यहां 28 अक्टूबर तक सभी को उनका वेतन दे दिया जाए, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी किए हैं। और ऐसे में एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने इस बात को सार्वजनिक भी किया। और बढ़ते आगे, मुरैना फैक्ट्री ब्लास्ट को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता के
कई दलाल और भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं जो पैसे लेकर लाइसेंस देते हैं। सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो वहीं बीजेपी की प्रवक्ता गुंजन चौकसे ने बीजेपी की सरकार में कानून का राज है कहा और जो भी मामला संज्ञान में आएगा सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनका कहना है। सत्ता के कई दलाल है, भ्रष्टाचारी बैठे हैं जो लाइसेंस देते हैं पैसे लेके। इस पे सरकार को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और जिन पे नुकसान हुआ तत्काल सरकार को मुआवजा देना चाहिए। कहीं पे भी जो भी दोषी पाया जाएगा उस पे भी सरकार कार्रवाई करेगी। ये सरकार किसी भी रूप में मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं देगी। मध्य प्रदेश पीस और लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है। वहीं श्योपुर और बालाघाट में पुलिस प्रशासन की टीम ने पटाखों की दुकानों और फैक्ट्रीज में छापेमारी की। श्योपुर में रिहायशी इलाकों में संचालित दुकानों से भारी मात्रा में पटाखे मिले और जिसके बाद प्रशासन दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी में, जबकि बालाघाट में प्रशासन की टीम ने पटाखा गोदाम में छापेमारी कर 3,50,000 के पटाखे जब्त किए हैं और पटाखा गोदाम को भी सील कर दिया गया है। और नारायणपुर में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। यहां नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान इसमें घायल हो गए। घायल 2 जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है और इनका इलाज श्री नारायण हॉस्पिटल में चल रहा है। और नक्सलियों ने अबुझमाड़ के मोहंदी में ब्लास्ट किया था। सर्चिंग अभियान के दौरान कुडलियर गांव के पास नक्सलियों ने आईईडी बॉम्ब लगाया था जिसकी चपेट में जवान आए और इसमें 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों के नाम अमर पवार जो कि महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और दूसरे राजेश जो आंध्र प्रदेश के कडपा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कोई नक्सलियों की बढ़िया सूचना पे अबुझमाड़ में अंदर एक ऑपरेशन निकली थी जिसमें कंपनी एक और मार डिवीज़न के बड़े नक्सलियों की सूचना थी कि वहाँ पर उपस्थित है। वापसी के दौरान एक टीम के ऊपर नक्सलियों ने और मिलिशिया की टीम्स ने एक बड़ी आईडी का विस्फोट किया है। कोकामेटा थाना क्षेत्र में कुडलियर गांव है, तो कुडलियर गांव के और खबरें आगे भी जारी रहेगी। 7 की कड़क खबरों में फिलहाल